अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए जी सर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस पीरियड में हमने ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब उर्दू मज़मून का ये टॉपिक जो सीटेट और महा टीटी में दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, इस टॉपिक पर हमने गुफ्तगू किया। थोड़ा सा रिवीजन, हम कोई इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप बता देना कि हमने कहाँ तक लिए थे, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हमने ज़बान क्या है देखे थे, ठीक है, ज़बान की ख़ुसूसियात देखे थे, ज़बान की तारीफ़ देखे थे, और ज़बान क्या है, अलामतों का निज़ाम क्या है, ज़बान की जो ख़ुसूसियात हैं कि वो फ़िक्री है, तहज़ीबी है, तख्लीक़ी है। हर ज़बान की अपनी साख्त होती है, ज़बान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इन चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने ज़बान को 3 हिस्सों में माहिर निशान ने तकसीम किया, जिसमें पहली जो किस्म है वो इशारों की ज़ुबान है, दूसरी जो किस्म है वो सूदियाती यानी आवाज़ों की ज़ुबान है, तीसरी जो है वो अलामतों की ज़ुबान है, और उसके बाद हमने मियारी ज़ुबान की तारीफ़ देखी। मियारी ज़ुबान के लिए भी हमने आपको कीवर्ड दिए थे कि मियारी ज़ुबान का ताल्लुक़ जो है वो इक़्तिदार से होता है, हुकूमत से होता है। उसके बाद ज़बान का इक्तिसाब और आमोज़िश, इन दोनों चीज़ों के अंदर दरमियान को हमने फ़र्क देखा कि इक्तिसाब क्या है और आमोज़िश क्या है। ये टॉपिक ऐसा है, इक्तिसाब और आमोज़िश, जो महा टीटी के अंदर भी, सीटेट के अंदर भी हर सब्जेक्ट में कॉमन है, सिर्फ उर्दू और सीडीपी में नहीं, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने किरदारियत पसंद, जिसमें पॉल और स्किनर आते हैं, जिसे उर्दू के अंदर बिहेवियरिस्ट कहते हैं, उन दोनों के ताल्लुक़ से बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं वो बता दी हमने आपको कि बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि ज़बान को सीखने के लिए मुहर्रिक चाहिए, और उसके मुहर्रिक के नतीजे में बच्चा जो है वो रद्द-ए-अमल देता है। मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल, इन दोनों के माबैन ताल्लुक़ को यहाँ पर आमोज़िश कहते हैं, ठीक है। इस तरह की तारीफ़ हमने देखें। उसके बाद हमने नॉर्म चॉम्स्की का जो ज़बान के ताल्लुक़ से जो नज़रिया था वो देखें मुख्तसर नुकात में, कि नॉर्म चॉम्स्की कहता है कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, और हर बच्चा पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर ज़बान सीखने के काबिल होता है। और साथ ही साथ ये भी कहा उसने कि ज़बान, बच्चा जो है पैदाइश के बाद माहौल की आवाज़ें सुनकर ज़बान सीखने की सलाहियत से मुतहरिक हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद उसने कहा कि हर बच्चे के अंदर, वो चाहे दुनिया के किसी की कोने में भी पैदा हो, हर बच्चे के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी ज़ुबान को इनेटली यानी कि खुदादाद सलाहियत के तहत वो सीख लेता है। उसके बाद ये दो जितने भी थे वो सब बिहेवियरिस्ट थे। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, उसमें अहम जो स्कूल ऑफ थॉट है वो नज़रियात प्याजे और वैगर्स्की का भी है। इसके इन दोनों के बारे में हमने ख़ास तौर पर आपको साफ कहा था कि प्याजे और वैगर्स्की को हमेशा साथ पढ़ना है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या महा टीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो प्याजे के अंदर ख़ास तौर पर प्याजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यानी कि ज़हनी इर्तिक़ा का नज़रिया पेश किया। प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, और ख़ास तौर पर वो इम्पोर्टेंस बताता है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट का हमारे ब्रेन के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ जो हम हमारे पेरेंट्स के साथ इनहेरिट लेकर आते हैं, हेरिडिटी लेकर आते हैं, वो भी इग्नोर किया प्याजे ने। उसका कहना था कि जो कुछ भी है वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बुनियाद पर ही आगे की चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके बरक्स वाइगोट्स्की की अगर आप थ्योरी को देखेंगे तो वाइगोट्स्की ने कहा कि फ़र्द का जो इर्तिक़ा है, ज़बान सीखने का जो अमल है, वो समाजी तामुल का नतीजा है, सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है, उसी के नतीजे में फ़र्द की ज़बान डेवलप होती है। दोनों के भी जो नज़रियात है, दोनों में फ़र्क ये है, ठीक है। और उसने को जो कंसेप्ट पेश किया, ईगोसेंट्रिक है, सोशियोसेंट्रिक है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है, समाजी सकाफ़ती, और ये चीज़ें हमने कल देख लिए थे। उसके बाद हमने डिटेल में प्याजे के चीज़ों को भी देखे थे। फिर इसको मैं रिवाइज़ कर लूँ। आखिर में कुछ लोग थे जिनको ये कंसेप्ट जो है तो फिर वो थोड़े से शायद समझ में ना आए हों, फिर मैं दोबारा इसको शॉर्ट में रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक था देखिए वो है हमारा स्कीमा। नोट डाउन करते चलें, जिन अल्फाज को मैं उर्दू में दोहराऊँगा शायद वो उर्दू के अल्फाज आपको समझ में आए, जो टीटी और सीटेट दोनों के लिए भी इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा क्या है? ये कोई स्टेप्स नहीं है, याद रखिए आप।
कि प्याजे ने ये जो चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही है, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, ये कोई स्टेप्स नहीं हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो इस तरह की आप गलतफहमी में नहीं होना कि भाई ये स्टेप्स हैं। अगर आप स्टेप्स समझेंगे ना तो फिर वो क्या होता है कि हमारा जहन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता कि ये सब काम एक साथ हुए क्या। ठीक है, ये टर्म्स हैं। अब सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? इंग्लिश ज़बान में अगर आप हिमांशी मैडम के बारे में उनके वीडियोस देखते हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं या दीगर जो पब्लिकेशंस हैं, उसका जो निचोड़ हमें जो ये समझ में आता है कि स्कीमा क्या है, एक तस्वुराती खाका है, एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरीज़ है किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन की, रिलेशनशिप की, डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारे माइंड में हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जैसे कि किताबें हैं, ताल्लुक़ात है, डिवाइसेस है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उन सब का ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, उन सब का एक मजमूई खाका, उसे हम स्कीमा कहते हैं। ये समझ में आया सबको स्कीमा क्या है? उसके बाद देखिए, स्कीमा के बाद दूसरा जो टर्म है वो है असिमिलेशन। असिमुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो असिमुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द स्कीमा। यही जो हमारा भंडार है तस्वुरात का, स्कीमा ये क्या है? ये हमारा भंडार है या ज़ख़ीरा है। इस स्कीमा के अंदर कोई जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज असिमुलेशन। ओके, जस्ट यू कैन रिमेंबर दैट is assimilation means adding a new information in schema. ओके, दूसरा टर्म समझ में आया? उसके बाद तीसरा जो टर्म है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को आप उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखकर बता दी गई है कि अकोमोडेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और मैनिपुलेटिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। जो कुछ भी आपके पास जो कुछ भी आपके जहन में, कहाँ पर? आपके स्कीमा में। ठीक है, कल हमने आपको एक एग्जांपल दिए थे, शायद आपको याद होगी, कैट और टाइगर की। ठीक है, तो स्कीमा के अंदर आपके बच्चा है छोटा सा, उसके स्कीमा में उसके जहन के जो तस्वुरात का जो ज़ख़ीरा है उसके अंदर उसने एक इमेज बना दिया कि जो इस तरह का जो अक्स होता है, इस तरह का जो दुम वाली और उसके बॉडी पे पट्टे हैं इस एनिमल के, तो उसे हम टाइगर कहते हैं। इस तरह का खाका स्कीमा उसके जहन में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो जब बिल्ली को देखता है तो वो बिल्ली को क्या कह दिया उसने गलती से? टाइगर। तब ये मिस इंटरप्रेट हुआ क्या नहीं हुआ? यस। तो ये जो गलत फहमी है, जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसी को हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, किसको? शेर, बिल्ली को शेर था मत लेना, ये एक मिसाल है। ठीक है, स्कीमा के अंदर जो कुछ भी हमारे तस्वुरात है, अगर उन तस्वुरात में कुछ मिस इंटरप्रेट होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे और एक मिसाल मैं अगर दूं तो आपके घर में कोई नहीं है, आपका वसी आंगन है और अचानक लाइट चली गई, हवाएं चलने लगी, ठीक है, और पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी, तो आप क्या समझते हैं? भूत आया। हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो भूत नहीं है, आपका ही कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, तो जो वो भूत कहाँ था? भूत कहाँ बैठा हुआ था? दिमाग में। वो दिमाग में जो दिमाग में जो ज़ख़ीरा है आपके, वही स्कीमा है। ठीक है, लेकिन आपने जी, जिसका ये नॉइस आ रही है किसी की, तो वो बंद कर दीजिए प्लीज़। तो ये जो स्कीमा में आपके ख़याली, फ़र्ज़ी, जो ख़याली हो या हकीकी हो, जितने भी तस्वुरात है, अगर वो मिस इंटरप्रेट होते हैं, गलत समझना, ये डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, और अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, अरे नहीं ये तो मेरा भाई है, ठीक है, जिसको हमने भूत समझ लिया अंधेरा होने की वजह से, बराबर कर दिया आपने, ठीक है,
आपके तसव्वुर को सही कर लिए, हम उस चीज़ को इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द असिमिलेशन इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन यू इनकाउंटर्ड इन आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, असिमुलेशन यानी आपने जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किए थे तो उसको आपने मिस इंटरप्रेट किए, डिसइक्विलिब्रियम आपने अंजाम दे दिए, उसको आपने दुरुस्त कर लिए तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आप ऐड कर रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन कि नहीं ये जो एनिमल जो नज़र आ रहा है ये टाइगर नहीं है बल्कि ये इस तरह की छोटे कद वाली छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ये जो है कैट है, तो एक नई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर ऐड हुई। टाइगर में और कैट में दोनों का डिफरेंस आपने मैनिपुलेट किया, एडजस्ट किया, उसी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। चारों कंसेप्ट समझ में आ गए सबको? चलिए अब आगे आपको देखना है, जिस तरह हमने शुरुआत में बिहेवियरिस्ट की थ्योरी देखी ज़बान के ताल्लुक़ से, उसके बाद अभी हमने वैगोर्स्की और पियाजे ये कौन हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तामीरियत पसंद हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास अल्बर्ट बांदोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। नोट डाउन कीजिए इसको, अल्बर्ट बांदोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। अब यहाँ पर अल्बर्ट बांदोरा जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो कोई भी हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं या वो किसी स्कूल के हैं तो वो किसी न किसी मॉडल को देखकर उसका मुशाहिदा करके उसकी हर चीज़ को वो इमिटेट करते हैं, उसकी वो हर चीज़ को कॉपी करते हैं। वो किसी भी शख्स को, चाहे वो उसका भाई हो, टीचर हो, वालिद साहब हो या कोई और पर्सन हो जिसे वो लाइक करता हो, उसी को अपना मॉडल मानते हैं और उसी की जैसे इमिटेशन करते हैं, उसी की कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं अगर उनका फेवरेट हीरो अगर वो सुपरमैन है या फिर डोरेमोन है या कोई और उनका कैरेक्टर उनके जहन में बैठा हुआ है तो वो उनका रोल मॉडल होता है और उसी की जैसी वो हरकतें, उसी की जैसी वो ड्रेसिंग सेंस, उसी की जैसी वो बातें, उसी की जैसी वो हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी मॉडल बच्चे के जहन में बैठा हुआ है वो मॉडल बच्चे के लिए कमक के साथ होता है। कमक का मतलब होता है इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट। वो उसे उस तरह का बिहेव करने के लिए मुतहरिक करता है, वो उसे उस तरह रहने के लिए, वो जो मॉडल है उसके जहन में बैठा हुआ वो उसे उस तरह का बिहेव करने के लिए, उस तरह की हरकतें करने के लिए, उस तरह की बातें करने के लिए वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, कौन? मॉडल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि और ये मॉडल जो है, जो शख्स है, जो मॉडल है वो कहाँ का, किस में, वो किस चीज़ का हिस्सा है? वो समाज का ही एक मेंबर है। तो वो जो रोल मॉडल है वो समाज में से ही कोई पर्सन हो सकता है। मेरी मुराद ये है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई जो बड़ा है, आइडियल पर्सन है, वो उसको वो मुशाहिदा करके उसकी इमिटेशन करता है। अगर कोई चाचा है, ताया है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, नेबर में भी हो सकता है, शहर का कोई रसूखदार आदमी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बांदोरा जो नज़रिया है वो ये कहता है कि बच्चा अपने समाज से आमोजिश करता है। समझ में आया? जी सर। चलिए, एक अहम टॉपिक है उसके बाद ज़बान और क़वाइद। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज और ज़बान में क्या फ़र्क है और दोनों भी दर्स व तदरीस के अंदर क्या रोल अदा करते हैं, इस टॉपिक को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने अभी पिछले भी वीडियो में हमने देखा कि इक्तिसाब और आमोजिश को हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है कि मादरी ज़ुबान को हम इक्तिसाब के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, इक्तिसाब का मानी क्या है, कोई बताएगा? कल ही डिस्कस हुआ है। पहली ज़बान जी, सीखना। इक्तिसाब का मतलब माहौल से सीखना, मतलब बचपन से जो आवाज़ें सुन रहा है तो वो उस हिसाब से बोलना, बात करना, हर एक चीज़ वो सीख जाता है। उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी चीज़। जी, तो हम यूँ कह सकते हैं जी, उसको हम परफेक्ट कुछ इस तरह याद रख सकते हैं। इक्तिसाब का मतलब होता है किसी भी ज़ुबान को या किसी भी हुनर को, किसी भी स्किल को फितरी माहौल में लाशऊरी तौर पर सीखना। ठीक है,
लाशऊरी तौर पर, रस्मी तौर पे नहीं, गैर रस्मी तौर पे, गैर महसूस तरीके से। तो वो मादरी ज़ुबान ही ऐसी ज़ुबान है जिसको बच्चा लाशऊरी तौर पर सीखता है, उसे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती कि ताकि वो मादरी ज़ुबान सिखाए। मियारी ज़ुबान की भी हमने देखे हैं कि मियारी ज़ुबान के लिए ख़ास तौर पे क़वाइद की तश्कील दी गई है। ठीक है, हम जानते हैं कि मियारी ज़ुबान वो है जो इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखती है, और किसी भी मियारी ज़ुबान की ये पहचान है कि उसकी कोई साख्त होती है, उसकी स्ट्रक्चर होता है, उसकी तहज़ीब होती है, और उसके साथ उसका क़वाइद भी होता है। ठीक है, तो किसी भी मियारी ज़ुबान को पढ़ने के लिए इसके क़वाइद को दर्जा झैल तरतीब में पढ़ा जाता है। ठीक है, ज़बान के क़वाइद के मुताल्लिक़ हो जब आप किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर स्टडी करेंगे, और ये जो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ये चीज़ें हर ज़बान के ताल्लुक़ से हैं, चाहे आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो या मराठी हो, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये जो हम बता रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ज़बान के क़वाइद के मुताल्लिक़ किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को आपको स्टडी करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सूतियात। किसी भी ज़ुबान के अंदर अगर आपको क़वाइद को स्टडी करना है, जब आप लिसानियात को स्टडी करते हैं, तो वो सबसे पहला जो चीज़ है उसके अंदर वो है सूतियात, जिसे हम उर्दू के अंदर सूती निज़ाम भी कहते हैं। इंग्लिश में आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि सूतियात को इंग्लिश में कहते हैं फ़ोनेटिक्स या फ़ोनोलॉजी। ठीक है, सूतियात को कहते हैं फ़ोनेटिक्स और सूती निज़ाम को कहते हैं फ़ोनोलॉजी। अब इस सूती निज़ाम में या सूतियात में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सूत का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, तो सूतियात यानी आवाज़ों का निज़ाम। यहाँ पर हम इकाइयों का मुताला करते हैं, यहाँ पर हम फ़ोनेटिक्स यानी कि मखारिज का मुताला करते हैं, जो भी अलामतें ज़बान में स्पेसिफ़िक दी गई हैं, जैसे उर्दू ज़ुबान में हुर्फ़ तहजी है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, हम उनके मखारिज को सीखते हैं, हम उनकी आवाज़ को सीखते हैं, इसीलिए हम उन्हें फ़ोनेटिक्स कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी को आप देख लीजिए कि सबसे पहले अगर किसी की लैंग्वेज सिखाना है तो वो कौन सी लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं, सेकंड लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं, और सेकंड लैंग्वेज के वो मखारिज सिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो मखारिज को ही हम फ़ोनेटिक्स कहते हैं। और जो हुर्फ़ तहजी है, हुर्फ़ तहजी को ग्रामर की लैंग्वेज में फ़ोनीम्स कहते हैं, और मज़ीद उर्दू में उसे सूतिया कहते हैं, स्वाद से। और उसी फ़ोनीम्स की, उसी हुर्फ़ तहजी की, उसी सोतिये की मुताला जब हम करते हैं, उसकी स्टडी को हम फ़ोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आवाज़ों का मुताला। हमने ज़बान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके अंदर हमने देखा कि हर ज़बान का अपना निज़ाम होता है, हर ज़बान की अपनी साख्त होती है, हर ज़बान की अपनी तहज़ीब होती है। इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। उसी ज़बान के अंदर साख्त का जब लफ्ज़ आएगा, स्ट्रक्चर का जब लफ्ज़ आएगा, तो उसके कुछ हिस्से हैं। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है वॉवेल्स। इंग्लिश में हम वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, वॉवेल्स। और माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। वॉवेल्स को उर्दू में कहते हैं इल्लत, और मज़ीद फसी उर्दू में इसी इल्लत को मसूते कहते हैं। ठीक है, वॉवेल्स को ही उर्दू में इल्लत कहते हैं, वॉवेल्स को ही उर्दू में मसूते कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में हमको मालूम है कि AEIOU ये क्या है, वॉवेल्स हैं, और बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू में भी हुर्फ़ इल्लत होते हैं, और बाकी के जो कंसोनेंट्स हैं उन कंसोनेंट को हुर्फ़ सही कहते हैं, या फिर मुसम्मते कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? या फिर मुफ़रद हुरूफ कहते हैं। आम तौर पर किसी भी ज़ुबान में जो वॉवेल्स होते हैं वो 3 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, मसूते या हुर्फ़ इल्लत। आम तौर पर किसी भी ज़ुबान में बाकी की जो हुर्फ़ सही है यानी कंसोनेंट है, उनकी तादाद 8 से लेकर 60 तक हो सकती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ज़बान के क़वाइद के मुताले के अंदर। पहला था सूती निज़ाम, फ़ोनेटिक्स या फ़ोनोलॉजी। उसके अंदर हमने सूतिये और हुर्फ़ इल्लत मसूते मुसम्मतों को हमने जाना है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है, कंसेप्ट है, किसी भी ज़बान के क़वाइद के अंदर जिन चीज़ों का मुताला किया जाता है वो दूसरा है इल्म सर्फ़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब देखिए वही अल्फ़ाबेट, वही वॉवेल्स और कंसोनेंट, इसको स्टेप से अगर आप याद रखेंगे ना तो पूरी स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे। पहले ज़बान के मुताले में हम फ़ोनेटिक्स का, हुर्फ़ इल्लत का, हुर्फ़ वॉवेल्स का हम मुताला करते हैं। उन्हीं को मिलाकर लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ हुर्फ़ से मिलाकर लफ्ज़ बनता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप वही है उसकी। जब हम अल्फाज से बामाने साउंड वाले सूतियों को मिलाकर, अल्फाज होते हैं, अलामतें होती हैं, अलामतों को आवाज़ दी जाती है और उन अलामतों को जब आवाज़ दी जाती है तो वो हुर्फ़ बनता है और उन अहराफ को, उन हरूफों को मिलाकर लफ्ज़ बनता है। वो सेकंड स्टेप में उसी के लफ्ज़ बनने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और एक एक जो लफ्ज़ होता है उसे, एक एक लफ्ज़ को फसी उर्दू में सरफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफिया। और इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोम। और छोटे छोटे लफ्ज़ों से मिलकर जब मजमुआ हो जाता है तब उसे हम कहते हैं लेक्ज़ीम, LEXEME, लेक्ज़ीम। और लेक्ज़ीम को उर्दू में कहते हैं लुग़त। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जी, इल्म सर्फ़ पर हम, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है, इल्म सर्फ़ कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई एक लफ्ज़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इस जुमले को ले लीजिए, अल्फाज का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर हुर्फ़ तहजीब में क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? अलीफ, लाम, फ़े, अलीफ, ज़ोएं। ठीक है, तो बन गया वो अल्फाज। जब हम अलीफ को सेपरेटली पढ़ रहे थे वो फ़ोनोलॉजी था, जब हम लाम को सेपरेटली पढ़ रहे थे वो फ़ोनोलॉजी था, जब हम फ़े को पढ़ रहे थे सेपरेटली वो फ़ोनोलॉजी था, पिछली स्टेप था। जब उन सबको मिलाकर हमने क्या बना दिया? अब लफ्ज़ बना दिए। ठीक है, और जब हम लफ्ज़ों को मिलाकर बनाते हैं तो वो लेक्ज़ीम कहलाता है, लुग़त कहलाता है। जब एक एक लफ्ज़ को आप बना रहे हैं तब वो क्या कहलाएगा? मॉर्फ़ीम या फिर सरफिया। ओके। और जब हम लफ्ज़ों को मिलाकर, ऐसा हुर्फ़ों को मिलाकर जब हम ऐसा कोई लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है, जो बामाने हो, ऐसा ही कुछ भी लिख दिए तो वो जिसका कोई मायने नहीं है, उसकी बात नहीं चल रही। हुर्फ़ों को मिलाकर आपने ऐसा लफ्ज़ बनाए, ऐसे अल्फाज बनाए जो बामाने हो, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई ना कोई माने हो, तब हम उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। बामाने अल्फाज का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जिसमें वाहिद जमा भी होती है, मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, जिन्स होते हैं, अशिया के नाम हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये हुर्फ़ इल्म सर्फ़? जी आया। उसके बाद देखिए, अब अगली स्टेप आप खुद बताएंगे। हमने पहली स्टेप में सिर्फ हुर्फ़ तहजी लिए, हुर्फ़ लिए, सूतियात लिए, उसके बाद उन्हीं से हमने अल्फाज बना दिए। अब अगली स्टेप में क्या आएगा? अल्फाज से क्या बनेगा? जुमला बनेगा। ठीक है, तो जुमलों की जो तश्कील है, जुमलों की तश्कील को ही इल्म नहू कहते हैं। इंग्लिश में उसे सिंटैक्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिए हैं तो ये सेम चीज़ें डेफिनेशन रहेगी, इसको आप याद रखें। सिंटैक्स का मतलब होता है मेकिंग सेंटेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, इल्म नहू मतलब जुमलों की तश्कील। अब उसी तश्कील देकर आप उसे तरतीब बनाते हैं और फिर जो भी मुतकल्लिम यानी बात करने वाला जुमलों में जो तब्दीली करता है, ठीक है, और तब्दीली के साथ बामाने जुमला बनता है, तब हम उसे सिंटैक्स कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं इल्म नहू। ठीक है, इल्म नहू समझ में आ गया? जी सर।
उसके बाद अब आगे आइए, जुमलों से आगे बढ़ता है, अब दायरा कार और आगे बढ़ता है। जब हम जुमले, किसी बच्चे को जुमले बोलना आ जाते हैं तो जुमलों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अब मीनिंग समझता है, गुफ्तगू करता है। जब जुमले बोलना आ जाते हैं तो वो कलाम करता है, गुफ्तगू करता है। ठीक है जी। तो गुफ्तगू की जो तश्कील हो, जी, मानियात को इंग्लिश में कहते हैं सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। अगर किसी ने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया है तो उसके लिए यूज़फुल है। अब वही जुमलों को जब हम तरतीब देते हैं, उसकी तंजीम लेते हैं, उसको महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू के अंदर। ठीक है, उसमें जो टर्म नज़र आ रहा है सिमेंटिक, यानी जुमलों के माने से ताल्लुक़, जुमलों के माने से ताल्लुक़ को हम सिमेंटिक कहते हैं। ठीक है, और वही जो पैराग्राफ लिखा गया है या जो जुमला दिया हुआ है जो सियाक़ और सबक से ताल्लुक़ रखता है, हम उसे प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। जुमलों की दो हिस्से, तरतीब, एक तश्कील और दूसरी तंजीम। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें हैं किसी भी गुफ्तगू के जुमलों में, किसी भी चीज़ों के अंदर, एक है सिमेंटिक और दूसरा है प्रैग्मेटिक। गुफ्तगू की तश्कील और तंजीम की तरतीब। ठीक है, तो सिमेंटिक के अंदर आपको याद रखना है, सिमेंटिक बोलो तो क्या, जुमलों के माने के ताल्लुक़ से रहेगा कि पर्टिकुलर जुमले के क्या माने हैं। ठीक है, और जब हम प्रैग्मेटिक कहेंगे तो इसका दायरा कार बढ़ जाता है। प्रैग्मेटिक का दायरा कार क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रैग्मेटिक किसे कहते हैं कि होल कंप्लीट सबक, जी, पैराग्राफ से या पूरा सबक से वो ताल्लुक़ रखता है, उसके माने अक्स करता है, उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये थी किसी भी ज़बान के क़वाइद की तरतीब। किसी भी ज़बान की जब हम क़वाइद का मुताला करते हैं, और ख़ास तौर पे याद रखिए कि ज़बान और क़वाइद का जो यहाँ पर हमने देखे हैं, ज़बान और क़वाइद, तो ये ख़ास तौर पर मियारी ज़ुबान के लिए, ये जो तरतीब आपने लिखी हैं मियारी ज़ुबान के लिए। ठीक है, और ये पूरे के पूरे स्टेप्स आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में किए जाते हैं। जब आपका बच्चा या आप खुद किसी इंग्लिश स्कूल में काम करते हैं तो ये पूरे स्टेप्स पर काम किया जाता है। सबसे पहले जब बच्चा नर्सरी में जाता है तो उसको फ़ोनेटिक्स पर काम किया जाता है। उसके बाद उसके अल्फ़ाबेट्स बनाना सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराई जाती है। फिर उन्हीं अल्फ़ाबेट से बच्चे को वर्ड बनाने सिखाए जाते हैं, वर्ड कहना, वर्ड लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है और उसके बाद वो प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स के मरहले पर आता है, यानी गुफ्तगू की तश्कील लेता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई? जी आ गई। चलिए, तो ये जो ज़बान के इक्तिसाब और आमूज़ी जो चैप्टर हैं उसका ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, जिसके अंदर ज़बान की जो पेडागॉगी है उसके 3 अहम नज़रियात हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ज़बान की जो पेडागॉगी है उसके 3 नज़रियात अहम कौन से हैं। तो ये 3 नज़रियात आपको याद रखना है। किसी भी ज़ुबान को जब आप उसकी पेडागॉगी को पढ़ेंगे, किसी भी ज़ुबान को आप ओवरव्यू करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 3 उसके नज़रियात आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं जो शायद अपने दोस्त या फ्रेंड या सहेली को ये लिंक शेयर कर देते हैं, तो इन लोगों को ऐड करना। उसके बाद ज़बान की पेडागॉगी के नज़रियात में सबसे पहला जो नज़रिया है वो है साख्ती नज़रिया। साख्त यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, बनावट। किसी भी ज़ुबान की साख्त को समझा जाता है कि उसकी तरतीब कैसी है, उसकी तश्कील कैसी है, उसका क़वाइद कैसा है। ठीक है, इसे कहते हैं ज़बान का साख्ती नज़रिया। ज़बान की तरतीब कैसी है, ज़बान की तश्कील कैसी होती है और उसका क़वाइद क्या है, इन चीज़ों पर अगर गुफ्तगू हो रही है तो समझना चाहिए कि वो ज़बान का साख्ती नज़रिया है। उसके बाद है ज़बान का अमली नज़रिया। अमली नज़रिए को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल व्यू, कि किस तरह आप ज़बान को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली को अमल में लाते हैं, किस तरह आप ज़बान को इस्तेमाल करने की अमली कोशिश करते हैं। अमली नज़रिया यानी प्रैक्टिकल व्यू, फंक्शनल व्यू। फंक्शनल मतलब अमली होता है।
और तीसरा जो आपको नज़र आ रहा है वो इंटरैक्टिव व्यू। इंटरैक्टिव व्यू को उर्दू में कहते हैं तामुली नज़रिया। इस नज़रिए में ज़बान को समाजी तामुल का वसीला समझा जाता है। ये हमने शुरुआत में गुफ्तगू करे हैं, ठीक है, कि जितना बच्चे के अंदर जो ज़बान का डेवलपमेंट होगा वो समाजी तामुल के नतीजे में होगा। ज़बान सोशल तामुलात का नतीजा है। लैंग्वेज इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये चीज़ें हमने शुरुआत में ही डिस्कस की हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? आ गया सर, ये वाला नहीं समझा। कौन सा वाला? जबान की पेडोलॉजी। देखिए, ज़बान की पेडागोजी के नज़रियात यानी कि मतलब फिर से मैं आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए मुख्तसर में बता दूं कि आप मान लीजिए कि संस्कृत ज़बान है, ठीक है, उसकी पेडागोजी पढ़ना है आपको या फिर उसके ज़बान की स्टडी करना है, तो आप संस्कृत ज़बान को ओवरव्यू के नज़रिए के तहत यानी कि कैसे स्टडी करेंगे आप, उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर तहक़ीक़ करेंगे। तो 3 चीज़ें उसकी हो सकती हैं उसको स्टडी करने के, उसके पेडागोजी के। सबसे पहला है साख्ती नज़रिया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या, उसके कितने सुन्फ़ हैं, कितने असनाफ़ हैं, उसका क़वाइद कैसा है, ठीक है, उसकी तश्कील कैसी है। तश्कील से मुराद उसके जुमला कैसा बनता है, उसका फ़ोनेटिक्स कैसा है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट कौन से हैं, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। इतना समझा? स्ट्रक्चर समझ में आया? साख्ती नज़रिया। हाँ से समझ में आ गया। दूसरा है फंक्शनल व्यू। फंक्शनल को उर्दू में कहते हैं अमली नज़रिया। अब वो तो क़वाइद हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, असनाफ़ हो गया, सन्फ़ हो गया, वो सब चीज़ें आपने देख ली। अब उसके बाद आप देखते हैं कि वो ज़बान को अमली तौर पर कितना इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मज़मून निगारी है, ठीक है, या फिर मकालिमा है, या फिर ड्रामा है। ये इसका प्रैक्टिकल वे है ज़बान को समझने का, ठीक है। और तीसरा है तामुली नज़रिया। तामुली नज़रिया यानी कि समाजी तामुल का वसीला समझना कि जो भी संस्कृत ज़बान है या उर्दू ज़ुबान है वो समाज में किस तरह आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखती है अफराद के माबैन, लोगों के माबैन, और उसी के जो मेन जो मीडियन है, जो उसका वसीला है वो ज़बान है, उसे हम तामुली नज़रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। जी सर। तो यहाँ पर आपको देखना है पहली ज़बान के हुसूल के मराहिल। पहली ज़बान किसे कहते हैं, कोई बताएगा? मादरी ज़बान जी, मादरी ज़ुबान। जी, मादरी ज़ुबान या पहली ज़ुबान जो बच्चा सीखता है वो कौन से अमल से सीखता है? इक्तिसाब के ज़रिए सीखता है। इक्तिसाब को इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन, ठीक है। हमने कल ऑफलाइन की क्लास में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की मादरी ज़ुबान ही पहली ज़ुबान हो। आप इस बात पर सोचिए ज़रा, मैंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की मादरी ज़ुबान ही पहली ज़ुबान हो। मिसाल के तौर पे अब इस जुमले की एक मिसाल देता हूँ। अगर आप मोमेडियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप साउथ इंडिया में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, ठीक है, तो मेनली मेजॉरिटीली आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी होगी? उर्दू होगी, ठीक है। इलाके में मादरी ज़ुबान मान लीजिए कि आपकी उर्दू है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की भी मादरी ज़ुबान उर्दू है, आपकी भी मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन आपने एक एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आप सर्विस पर आप लग गए और दूरी की वजह से आपको जो है केरला जाना पड़ा। वहाँ पर आपका बच्चा है, ठीक है, और वहाँ पर केरला में आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है और बच्चा आपका साल 1.5 साल का है, 6 महीने का है, उसकी भी मादरी ज़ुबान उर्दू है बाय बर्थ, लेकिन आप जाकर रह के केरला में, और केरला की जो ज़बान है वो मलयालम है, ठीक है। तो अब बताइए कि वो जो बच्चा है वो अपने सराउंडिंग में रहकर, अपने पड़ोसियों के साथ रहकर, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर मलयालम ज़बान को सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। और वो भी आमोजिश के ज़रिए सीखेगा क्या इक्तिसाब के ज़रिए सीखेगा? इक्तिसाब
के जरिए नेचुरल है ना, ऑल से अडॉप्ट कर लेगा। जी, तो मेरे बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इक्तिसाब को सिर्फ मादरी ज़ुबान से नहीं जोड़ेंगे। मेजॉरिटीली मादरी ज़ुबान ही इक्तिसाब के ज़रिए सीखी जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि पहली ज़ुबान कहा जाए। ठीक है, जो भी पहली ज़ुबान होगी वो इक्तिसाब के मराहिल से सीखेंगे। उसके बाद बहुत कम होता है ऐसा कि वो बाकी जितने भी वो रस्मी तौर पर सीखेगा, बाकी वो जितने भी फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए सीखेगा वो आमोज़िश के मरहले में शुमार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मादरी ज़ुबान के लिए हम देखते हैं कि इक्तिसाब का अमल अंजाम देता है। इसके लिए हमें किसी भी किस्म की ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये सब जो फितरी तौर पर हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, मरहले हैं, और वो जो मरहले हैं वो भी कुदरती हैं, वो भी फितरी हैं, और उन्हीं फितरी मरहलों को यहाँ पर तरतीब में लिखा गया है कि बच्चा फितरी तौर पर मादरी ज़ुबान या फितरी तौर पर फ़र्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखता है, उसके ये मरहले हैं। ओके, सबसे पहला मरहला है, उसे हम नाम देते हैं बोलने से क़ब्ल का मरहला। बोलने से क़ब्ल का मरहला। ठीक है, बोलने से क़ब्ल का मरहला उसकी उम्र होती है 0 से लेकर 6 महीने तक। पैदाइश से 6 माह तक का मरहला बोलने से क़ब्ल का मरहला कहलाता है। ठीक है, और उसके अंदर आप देखिए, किसी भी बच्चे को आप जहन में लाइए, जब भी आप सीटेट के अंदर या महा टीटी के अंदर सीडीपी पढ़ें, उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ें, उसके अंदर आपकी वो कोई थ्योरीज़ पढ़ें, उसके अंदर ये जो ज़बान की जो स्टेजेस हैं वो पढ़ें, तो आप बेहतर है कि किसी न किसी बच्चों को जो आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके रिलेटिव्स में हो, किसी न किसी बच्चे को जहन में लाना चाहिए, तो आपको और अच्छे से पेडागोगी आसान समझ में आएगी। तो अगर 0 से 6 महीने के अगर आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं तो देखिए कि वो कौन सी आवाज़ें निकालते हैं, ज़रा बताइए। बाबा, मामा, माँ। नहीं 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 नहीं, 6 महीने के बच्चा कह रहा हूँ। सिर्फ रोता हुआ आवाज निकालता। हाँ, वो कैसी आवाज़ निकालता है और कोई बताएगा? वो आवाज़ें निकालता है वावेल्स की, ए, ई, यू। ठीक है, सही है या गलत है? सही है, सही है जी। तो 0 से 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ वावेल्स की आवाज़ें निकालता है। ठीक है, इनिशियल एज में मान लीजिए कि 0 से 3 महीने तक। उसके बाद 4थे महीने से बच्चा कंसोनेंट आवाज़ें निकालने लगता है, ताऊ, काऊ, ऊ। ठीक है, ठीक है, उसे इसी मरहले को हम कोइंग कहते हैं। इसी मरहले को हम कोइंग कहते हैं, जहाँ पर बच्चा वाव लगाकर कंसोनेंट लगाकर बातें करता है। उसी ए को वो वाव लगाता है तो औ हो जाता है, उसी ई को वो वाव लगाता है, ओ लगाता है तो वो ई ओ हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इसी मरहले को हम कोइंग कहते हैं। समझ में आया पहला मरहला? जी सर। अब आगे बढ़िए, दूसरे मरहले में जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है, आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, आपको जहन में लाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। 6 से 8 महीने का बच्चा है अगर वो, अब वो उन्हीं वावेल्स और कंसोनेंट को अलिफ लगाकर बात करता है। 6 से 8 महीने का बच्चा बाबा, मामा, ताता, दादा, दादा। ठीक है, अब अब्बू भी बोल रहे हैं उसको, चाचा भी बोल रहे हैं, तो वो सब अलिफ वाले अल्फाज को अदा करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर हुर्फ़ इल्लत वाले भी अल्फाज आ गए, हुर्फ़ सही वाले भी अल्फाज आ गए, यानी वावेल्स भी आ गए, कंसोनेंट भी आ गए, दोनों मिलाकर वो छोटे छोटे 1 हुर्फ़ी 2 हुर्फ़ी आवाज़ वो बोलने लगता है। मामा, ताता, चाचा, आबा, आजा। ठीक है, करता है नहीं करता है? करता है। इसी मरहले को हम बबलिंग कहते हैं, बबलाना। ठीक, समझ में आया? पहला मरहला क्विंग, दूसरा मरहला बबलिंग। इंग्लिश में इसे बबलिंग ही कहते हैं, उर्दू में बबलाना कहते हैं। 6 से 8 महीने का। ठीक है, आगे बढ़ें। जी।
जी सर। उसके बाद आप देखिए बबलाने के बाद आप देखिए वो उसने पहली स्टेप में क्यूइंग में उसने वॉवेल्स अदा किए 3 महीने तक। दूसरी स्टेप में उसने वॉवेल्स और कंसोनेंट इल्लत और हुर्फ़े सहित दोनों को इस्तेमाल किया। अब जब वो 9 महीने का हो जाता है बच्चा, 9 महीने का हो जाता है, वो साल होने के करीब आता है, 10 महीने के करीब आता है, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो कम से कम एक हुर्फ बोलने लगता है। एटलीस्ट वो अम्मी तो भी कहेगा, एटलीस्ट वो अब्बू तो भी कहेगा, पानी को वो पा कहेगा, ठीक है, कहेगा, कुछ ना कुछ तो वो एक हुर्फ कहेगा, एक लफ्ज़ कहेगा, ठीक है। कौन सी उम्र में? 9 माह 9 महीने की उम्र में। अगर आपके सराउंडिंग में घर में 9 महीने का अगर बच्चा है तो देखिए 9 महीने से 8 महीने 10 महीने के अंदर वो कम से कम एक लफ्ज़ तो बोल ही देता है। इसी स्टेज को, इसी मरहले को 1 वर्ड स्टेज कहते हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ का मरहला कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तीसरा मरहला। जी सर। उसके बाद जब वो एक लफ्ज़ बोलना सीख जाता है तो अगले मरहले में यानी कि जब वो 1 साल से 24 महीने यानी 2 से 2.5 साल का जब वो हो जाता है तो वो 2 अल्फाज या छोटे छोटे अल्फाजों को मिलाकर बोलने लगता है। एक अल्फाज के बजाय वो 2 अल्फाज को मिलाकर बात करता है। पिछली तीसरी स्टेप में जो एक लफ्ज़ का मरहला वहाँ पर वो सिर्फ पानी कहता था। अब वो 2 अल्फाज के मरहले में 2 वर्ड स्टेज में वो 2 अल्फाज कहेगा, पानी दो। पिछली स्टेप में बच्चा सिर्फ अब्बू कहता था या अम्मा कहता था, अब वो 2 वर्ड को मिलाकर कहेगा, अम्मी लो, अम्मी दो, अब्बू चलो। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है और उन छोटे छोटे अल्फाज को, अपने ख्वाहिशात को, अपनी जो भी बच्चे को चाहिए उसका वो इजहार करता है। समझ में आया? उसी इस स्टेज को हम 2 वर्ड स्टेज कहते हैं और उर्दू में 2 अल्फाज का मरहला कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे, आप बताइए क्या होगा। अब 2 के बाद जुमला सीखेगा वो। उससे पहले जुमला से पहले की और एक स्टेप है जिसे टेलीग्राफी मरहला कहते हैं, जो 2 साल से लेकर 30 महीने तक यानी 2 से लेकर 2.5 साल तक होता है। वहाँ पर बच्चे जो कुछ भी 2 अल्फाज बोल रहे हैं, यहाँ पर उसने डायरेक्ट अल्फाज का इस्तेमाल किया। देखिए मैंने नोट किया हूँ, पानी डायरेक्ट कह रहा है, इसमें कोई इंटरजेक्शन कंजक्शन नहीं लगा दिया। अब्बू चलो, इसके अंदर कोई कंजक्शन, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया उसने, डायरेक्ट कहा अब्बू चलो। ये नहीं कहा कि अब्बू मुझे ले चलो, ये नहीं कहा कि अब्बू मुझे ले चलिए। दूसरा जो मिसाल मैंने आपको कहा कि पानी दो, उसने ये नहीं कहा कि पानी मुझे दो, पानी गिलास में दो, ठीक है। डायरेक्ट उसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर कहा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है 2 अल्फाज के मरहले में, 2 वर्ड स्टेज में। अब यहाँ पर वो टेलीग्राफी मरहले के अंदर वो का, की, के इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले कहेगा, 2 या 2 से ज़ायद जुमले अल्फाज कहेगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब्बू चलो, अब वो मुकम्मल जुमला कहेगा, अब्बू बाहर चलो, ठीक है। पहले वो 2 अल्फाज में कह रहा था कि भाई मारे, यानी अगर छोटी बहन ने अगर बच्ची को मारी तो वो कहेगा दीदी मारे, 2 अल्फाज के मरहले में। टेलीग्राफी के मरहले में क्या कहेगा वो, दीदी ने मारे, और वो बीच में क्या लगाएगा, प्रीपोजिशंस। जी, ठीक है। बात समझ में आ गई? टेलीग्राफी मरहले में क्या करता है वो, का, की, के, वो, मैं, ने, इस तरह के चीज़ों को मिलाकर अब वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब उसके बाद का जो मरहला है वो है लंबे जुमलों का मरहला। वो छोटे छोटे अल्फाज से मिलाकर छोटे छोटे जुमले बन जाते हैं। अब वो बच्चा 6th स्टेज में लंबे जुमले, तवील जुमलों का इस्तेमाल करेगा, जिसे लेटर मल्टी वर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगा। फेल, फाइल, मफूल पूरे जुमलों का महारत के साथ इस्तेमाल करेगा। ये 6 स्टेप हैं। कौन सी ज़बान के, कोई बताएगा?
महारतें हैं जो फितरी तौर पर है, कुदरती तौर पर है, जो कुदरती तौर पर है, और जो नेचुरल हैं, जो आपके घरों में पलने वाले बच्चे, हमारे घर में पलने वाले बच्चों के साथ भी यही मराहिल से वो गुज़रते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो टेलीग्राफी में अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह हमने पहली ज़बान के आमोजिश देखिए, पहली ज़बान के साथ कभी भी आप आमोजिश नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहली ज़बान के साथ या मादरी ज़ुबान के साथ हमेशा कौन सा लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे आप? इक्तिसाब का। जी, जब सेकेंड लैंग्वेज आएगा या दूसरी ज़बान आएगा तो उसके साथ आप आमोजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आमोजिश और इक्तिसाब हमने देख लिए, दूसरी ज़ुबान किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब उसमें सीखने के वसाइल, ज़राए और आमोजिश क्या क्या हैं, अब उसमें कौन कौन से मराहिल है जिस बुनियाद पर आप सेकेंड लैंग्वेज को सीखेंगे, सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग करेंगे। ठीक है, आमोजिश करेंगे। तो सबसे पहला जो मरला है यहाँ पर वो है खामोश हुसूल। उर्दू में कहते हैं खामोश हुसूल, इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट और रिसेप्टिव स्टेज। ये पहला मरला है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का। मान लीजिए कि आपने उर्दू ज़बान आपकी मादरी ज़ुबान है, आपने उस पर महारत हासिल की है और आप जो है अब सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश की स्पोकन क्लास आपने लगाए हैं। आप सेकेंड लैंग्वेज आप सीखने के लिए किसी स्पोकन क्लास में गए, वहाँ पर जाने के बाद मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, आप वहाँ पर क्या करेंगे? आप जाके पहली स्टेप में पहले दिन वक्त लगाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। जी, खामोशी से सुनेंगे आप। जी, ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपका मूड, आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल साइलेंट होगा और रिसेप्टिव होगा, यानी अक्स करने वाला होगा। यू विल ट्राई टू लर्न समथिंग साइलेंटली। आप कोशिश करेंगे कि आप खामोशी से सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, सीखेंगे। ठीक है, बच्चा सीखने, बोलने और अक्स करने में वक्त लगाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है क्या शुरुआत में? पहले स्टेप में सेकेंड लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पहली स्टेप यही है जिसका नाम है खामोश हुसूल। अगर आप डायरेक्टली बच्चे को इंग्लिश मादरी ज़ुबान बच्चे की उर्दू है, वो 6 साल तक माँ बाप की गोद में पला बड़ा है और उसको डायरेक्टली आपने इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, तो इनिशियल स्टेज में वो ऐसी हरकत करेगा। क्या करेगा? खामोश रहेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा, समझने की कोशिश करेगा और वो जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज में उनको समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? खामोश। ठीक है, रिसेप्टिव स्टेज। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, उसके बाद जैसे ही उसको समझ में आ गया, अब वो पहली स्टेप में खामोश था, अब वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को। ठीक है, वो अपने आप को अर्ली प्रोडक्शन के लिए तैयार करेगा। ठीक है, छोटे छोटे जो भी फर्स्ट स्टेप में उसने जो अल्फाज सुने हैं, जो फ़िक्रे सुने हैं, आसान जुमले सुने हैं खामोश हुसूल में, उन चीज़ों को वो अदा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर डायरेक्टली हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज है तो बच्चा फर्स्ट स्टेज में ऑब्जर्व करेगा, कम हियर, सिट डाउन बेटा, आपको किसने मारे, आपको डू यू वांट टू गो वाटर। ठीक है, आप पानी पीने जाना है क्या? डू यू वांट टू गो बाथरूम, आपको बाथरूम जाना है क्या? ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, कैच इट, इस तरह के अल्फाज वो सीखने लगता है। तो इस स्टेज को हम इब्तिदाई तैयारी या अर्ली प्रोडक्शन कहते हैं। वो छोटे छोटे जुमले कहने लगेगा, माय नेम, अपना नाम बताने की कोशिश करेगा और छोटे छोटे जुमले कहने लगेगा। और उसके बाद तीसरी जो स्टेप है वो है तकरीर की इब्तिदा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीच इमर्जेंस। जब उसको छोटे छोटे जुमले बनाना आ गए, अल्फाज इस्तेमाल करना आ गए, अब वो अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ा देगा, जुमले अदा करेगा और वो नई ज़बान को अडॉप्ट करने लगता है, सीखने लगता है, उसका वो हिस्सा बनने लगता है। ठीक है, और उसके बाद है फ्लुएंसी, रवानी के साथ, और उसके बाद वो माहिर हो जाता है तकरीर करने में। जब वो याद रखिए कि रवानी जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएगा, फ्लुएंसी या रवानी, इट्स ए मास्टर स्किल। फ्लुएंसी जो है, यस सर, जब भी बहुत स्लो ज़बान की जब भी महारतें आपको पूछी जाएंगी, ज़बान की मुख्तलिफ़ महारतों में जहाँ कहीं भी आपको रवानी नज़र आएगा, फ्लुएंसी नज़र आएगा, तो याद रखिए आप ये ज़बान की महारतों में सबसे आला तरीन महारत है।
जहाँ पर बच्चा समाज में इंटरेक्शन करता है, जहाँ पर बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट होता है, महारत के ज़रिए अपनी दलाइल को साबित करता है। ठीक है, तो ये महारतों में सबसे आला महारत है फ्लुएंसी यानी रवानी। इसको हल्के में नहीं लेने का, सबसे ऊपर वाले आला दर्जे में इसको आपको रखना है, कहीं भी नज़र आए तो। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे, साथ ही साथ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने निकाला हूँ, लेकिन वक्त गुंजाइश नहीं देता, कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं बाहर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो कुछ भी आपको बताया गया है उसको आपने नोट डाउन किया होगा, और इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता है इस तरह हम कोशिश करेंगे कि पहले भी लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वक्त को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से क्लास शुरू हुई। जी सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an